नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। ये टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का। और ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि कई सारे ऐसे प्रोसेस को सेम रिसोर्सेज सेम टाइम पे चाहिए होती है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, एक डेडलॉक अराइज होता है। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि जब तक उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वो रिसोर्सेज एलोकेट ना की जाए, वो अपने काम को करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट प्रोसेस अनलेस एंड अनटिल इट रिसीव्स ईच एंड एवरी रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। सम ऑफ द रिसोर्सेज विच इज hold by the another process, and the another process is waiting to get the resources which is hold by some another process. So each and every process is waiting for the resource, and इस वजह से यहां पर क्या होता है कि प्रोसेस ए को जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स जो है प्रोसेस बी के पास है, और प्रोसेस बी के पास जो रिसोर्स है वो प्रोसेस ए को चाहिए। और इस तरह से क्या होता है, दोनों इनफाइनाइट टाइम के लिए एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। नन ऑफ द प्रोसेस एग्री टू रिलीज द रिसोर्सेज। तो इस कारण से क्या होता है, डेडलॉक होता है। अब यहां पर एक सॉल्यूशन होता है बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू कि जिससे हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है कि डेडलॉक को अवॉइड करता है, और यहां पर हम सेफ और अनसेफ स्टेट भी यहां पर देख पाते हैं कि कैसे बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करते हुए अवेलेबल रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए हम कैसे हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस को उन्हीं रिसोर्सेस में एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है जिसके बेसिस पे हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ सामने में देखिए लिखा होगा बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। यहां पर ए, बी और सी तीन रिसोर्सेज है, जिसमें ए जो है 10 है, बी जो है 5 है, और सी जो है 7 है। इमेजिन कर लीजिए ए जो है आपका सीपीयू है। वी आर हैविंग 10 सीपीयू, वी आर हैविंग 5 मेमोरीज, एंड वी आर हैविंग 7 प्रिंटर अवेलेबल विद अस। ये रिसोर्सेस है जो हमारे पास में अवेलेबल है। और हमारे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कितने हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कि प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेस यहाँ पर हैं। और ये सारे प्रोसेस को हमने इनिशियली कुछ एलोकेट कर दिया। जैसे आप ये फर्स्ट रो में आप देखेंगे तो प्रोसेस P1 को 0 सीपीयू एलोकेट हुआ है, लेकिन एक मेमोरी मिला है और कोई भी प्रिंटर नहीं मिला है, अभी कोई एलोकेशन नहीं हुआ है। वैसे ही प्रोसेस P2 को 2 सीपीयू एलोकेट हुआ है और कोई भी मेमोरी और प्रिंटर एलोकेट नहीं हुआ है। सिमिलरली P3 को 3 सीपीयू एलोकेट हुआ है, 0 जो है मेमोरी है और 2 प्रिंटर यहां पर एलोकेट किया गया है। लाइकवाइज P4 और P5 को भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये एलोकेशन है। अब आप ये देखिएगा कि यहां पर अवेलेबल हमारे पास में कितने हैं, 10 सीपीयू है, 5 मेमोरी है और 7 प्रिंटर है, जो कि हमने टॉप में अपना अवेलेबल वहां पर शो किया है। अब देखिए कि इस अवेलेबल में से हमने ये 5 प्रोसेस को क्या क्या चीजें बांट दी है। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि टोटल यहां पर अगर हम सीपीयू का करें तो प्रोसेस P2 को 2 मिला है, प्रोसेस P3 को 3 सीपीयू मिला है, प्रोसेस P4 को 2 सीपीयू मिला है। तो उस हिसाब से इसका जो टोटल किया जा रहा है वो 2 3 5 5 2 7 आ गया। सिमिलरली यहां पर देखेंगे मेमोरी कितना एलोकेट हो चुका है, तो टोटल 5 थी और उसमें से 2 मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। उसी तरह से हमारे पास प्रिंटर कितना था, 7 था, और उसमें से हमारे पास 5 प्रिंटर जो है एलोकेट हो चुका। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल था उसमें से हमने 5 प्रोसेस को अलग अलग एलोकेशन यहां पर दे दिए, और हर एक रिसोर्स में से कितना हमारा खर्च हो चुका है रिसोर्स जो कि प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट किए, वो यहां पर देखिए काउंट लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहां पर मैक्सिमम नीड कितनी है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस यहां पर इसी तरह से होता है कि यहां पर बैंकर्स एल्गोरिथम में सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि अगर कोई प्रोसेस है और उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कोई रिसोर्स चाहिए, तो वो रिसोर्स कौन कौन सी है और उन रिसोर्सेस में का कितना काउंट उसको लगेगा फुल्ली एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहां पर प्रोसेस P1 को 7 सीपीयू दे दोगे और 5 मेमोरी दे दोगे और 3 प्रिंटर दे दोगे, तो प्रोसेस P1 जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइकवाइज P2 के पास में कितनी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम नीड क्या है, 3 सीपीयू की रिक्वायरमेंट है उसको, 2 मेमोरी की और 2 प्रिंटर की जरूरत है। उसी तरह से यहां पर देखोगे P3 को 9 सीपीयू की जरूरत है, 0 मेमोरी रिक्वायर्ड और 2 जो है उसको प्रिंटर लगेगा। लाइकवाइज P4 और P5 को भी यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया प्रोसेस की टोटल 5 प्रोसेस हैं। ये हो गया एलोकेशन की 3 टाइप की जो रिसोर्स हमारे पास में पड़ी हुई है, सीपीयू, मेमोरी और प्रिंटर, जिनका काउंट यहां पर पता है।
हर एक प्रोसेस को क्या एलोकेट किए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यहां पर लिखा हुआ है, ये उसका टोटल हो गया, कितना हमारे पास अवेलेबल था और कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मैक्सिमम नीड है हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस की कि उसको कितना रिसोर्स एलोकेट कर दोगे तो फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल था वो टोटल अवेलेबल में से हमने इतने सारे एलोकेशंस जो है प्रोवाइड कर दिए पांचों प्रोसेस को 7 2 5, और अगर इसको माइनस करें 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल कितना सीपीयू आएगा 3। 10 था हमारे पास, 7 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो बचा कितना, तो 10 माइनस 7 तो आ गया 3। उसी तरह से 5 हमारे पास में मेमोरी थी, उसमें से 2 एलोकेट हो गई तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 यहां पर अवेलेबल बचा। वैसे ही हमारे पास में टोटल 7 प्रिंटर्स थे जिसमें से 5 एलोकेट कर दिए तो बचा कितना 2। तो ये जो फर्स्ट लाइन पे यहां लिखा हुआ है आप इसमें ध्यान देंगे तो 332 क्या है आपका टोटल है, जो कि बताएगा कि हमारे पास में अवेलेबल अभी जो काउंट में रिसोर्सेज पर मेंशन किया हुआ है। लाइकवाइज यहां पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये 332 हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप अगला जो टेबल का कॉलम है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए कि प्रोसेस P1 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम 7 सीपीयू की, ठीक है, लेकिन उसको एलोकेट कितना किया गया 0, मतलब अभी उसको कितनी सीपीयू चाहिए, तो यहां पर टोटल 7 चाहिए, टोटल 7 रिक्वायर्ड थी लेकिन उसको एक भी एलोकेट की गई थी क्या, नहीं, तो यहां पर क्या हो गया 7 सीपीयू उसको एलोकेशन में अभी उसकी रिमेनिंग नीड में है। उसके बाद आप देखोगे कि प्रोसेस P1 को मेमोरी कितना रिक्वायर्ड है, टोटल 5, लेकिन उसको मिला कितना है, एलोकेट कितना हुआ 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, मतलब 4 उसकी रिमेनिंग नीड है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर प्रोसेस P1 को टोटल 3 प्रिंटर्स की रिक्वायरमेंट है और एक भी एलोकेट नहीं हुआ है, मतलब उसकी रिमेनिंग नीड में प्रिंटर की रिक्वायरमेंट कितनी है 3 है, तो ये जो है आपकी रिमेनिंग नीड आ चुकी है। आ रही बात समझ में। सिमिलरली ऐसे ही सब का रिमेनिंग नीड जो है हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। आप देखते जाओ यहां पर कि यहां पर मैक्सिमम नीड कितना है प्रोसेस P2 की और यहां पर उसको कितना एलोकेट हुआ उस हिसाब से यहां पर देख लीजिए। यहां मैक्सिमम नीड जो है प्रोसेस P2 की सीपीयू कितना चाहिए 3 चाहिए और उसको एलोकेट कितना हो गया 2, मतलब रिमेनिंग नीड कितनी है 1। सिमिलरली यहां पर देखिए प्रोसेस P2 को मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड है, मेमोरी 2 कितना रिक्वायर्ड है 2 और उसको मिला कितना है 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, मतलब रिमेनिंग क्या रिक्वायरमेंट है अभी भी 2। लाइकवाइज यहां पर 2 मैक्सिमम नीड है प्रिंटर की और उसको 0 एलोकेशन हुआ है, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका, फिर रिमेनिंग नीड यहां पर निकल जाएगी 2 माइनस 0 दैट इज 2। लाइकवाइज ये सारे लोगों की रिक्वायरमेंट हमारे पास में आ जाती है जो कि है रिमेनिंग नीड, कि एक हो गया एलोकेशन, एक हो गया उसका मैक्सिमम नीड, और मैक्सिमम नीड के बाद हम जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम नीड को एलोकेशन से तो हमें ये 4th वाला कॉलम मिल जाता है, 5th वाला कॉलम मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं रिमेनिंग नीड, है ना। ये कैलकुलेट जब हो जाती है तो हम यहां पर देखते हैं अवेलेबल हमारे पास में अभी कितनी है 332। तो आप देखिए कि रिमेनिंग हमारे पास में अवेलेबल हमारे पास में क्या है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 332 अभी हमने कैलकुलेट किया था, टोटल 10 है, डिस्ट्रीब्यूट 7 हो चुका तो 10 माइनस 7 क्या हो गया 3। 5 था टोटल काउंट किसका, मेमोरी का, हमने 2 एलोकेट कर दिया, कितना आ गया 3, ठीक है, और उसके बाद 7 प्रिंटर था जिसमें से 5 एलोकेट कर दिया तो हमारे पास बचा 2। तो 332 जो अवेलेबल रिसोर्स है, हम इन सारी रिमेनिंग नीड्स में से किस रिमेनिंग नीड की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। आप देखिए पहले नंबर पे जो प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट है 7 सीपीयू चाहिए, हमारे पास है क्या, नहीं है, तो हम इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे प्रोसेस को देखेंगे, उसकी रिमेनिंग नीड को देखेंगे। तो दूसरे प्रोसेस की जो रिमेनिंग नीड है वो क्या है 1 सीपीयू की, हमारे पास 3 सीपीयू है, हम दे सकते हैं। दूसरा उसको 2 मेमोरी की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल कितना है 3 मेमोरी अवेलेबल है। उसी तरह से आप देखोगे उस प्रोसेस को 2 प्रिंटर की जरूरत है, हमारे पास 2 प्रिंटर अवेलेबल है। तो हम जो है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस के काउंट को सीधा सीधा प्रोसेस नंबर P2 को ही एलोकेट करते हैं और प्रोसेस P2 को एलोकेट करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस P2 जो है वहां पर अपनी रिमेनिंग नीड को फुलफिल कर लेता है हमारी अवेलेबल नीड देने के बाद।
अवेलेबल नीड से उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड करने के बाद, तो प्रोसेस P2 जो है यहां पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन P2 एग्जीक्यूट्स, P2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, यहां पर P2 जो अभी उसकी रिमेनिंग नीड थी वो यहां पर जो उसको प्रोवाइड की गई थी वो रिटर्न कर देता है, तो वापस इसका काउंट ये हो गया। और P2 को जो ऑलरेडी पहले से एलोकेटेड था, क्या एलोकेटेड था P2 को, CPU 2 एलोकेटेड था। प्रोसेस P2 जब यहां पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है उसको रिमेनिंग नीड मिलने के बाद, तो प्रोसेस P2 उसके पास अवेलेबल जितनी भी रिसोर्सेस है वो रिलीज कर देता है। तो यहां पर 332 हमारे पास में अवेलेबल था, जिसमें से हमने P2 को 122 दिया था, ये उसने वापस कर दिया, तो ये वापस हो गया अवेलेबल का काउंट। और इसके साथ साथ P2 को पहले से ही 2 CPU एलोकेटेड थे, वो भी उसको वापस कर दिया। तो 332 वापस आ चुका है काउंट, क्योंकि इसने वापस कर दिया। और उसमें क्या जुड़ गया है, 2 CPU ऐड हो गया। तो देखो 3 + 2 5 3 2, ये हमारा नया अवेलेबल का काउंट बन गया है। अब आप देखोगे कि प्रोसेस P2 के बाद आप कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट प्रोसेस में रिक्वायरमेंट क्या है, सीपीयू की 6 है, तो हमारे पास में 5 सीपीयू है अवेलेबल में, और उसको रिक्वायर्ड कितना है, 6 है, तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, तो प्रोसेस नंबर P3 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कौन हुआ, P2 हुआ। अब उसके बाद P3 भी नहीं एग्जीक्यूट कर सकते क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, अवेलेबल कम है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर P4 को देखेंगे, तो प्रोसेस नंबर P4 को 2 सीपीयू चाहिए और हमारे पास 5 है, उसको 1 मेमोरी चाहिए, हमारे पास में 3 है, उसको एक जो है प्रिंटर चाहिए, हमारे पास में 2 है। तो प्रोसेस नंबर P4 को हम ये अवेलेबल रिसोर्सेज में से उसकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दे देंगे और प्रोसेस नंबर P4 जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एज यूजुअल जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो गया है, जैसे P2 हुआ था तो उसके पास जो भी अवेलेबल थी उसने रिटर्न कर दिया था, सिमिलरली यहां पर P4 भी जो भी अवेलेबल उसके पास रिसोर्सेज थी, है ना, वो सारी रिसोर्सेज जो है रिटर्न कर देता है। तो ये स्टेटस तो था जिस समय हमने P4 को अवेलेबल कराया ये रिसोर्स 211, है ना, तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये 211 वापस किया, तो वापस से अकाउंट 532 हो गया। और उसके बाद यहां पर पहले से P4 के पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल थी, क्या अवेलेबल थी, 2 सीपीयू, 1 मेमोरी और 1 प्रिंटर, तो ये चीज जो है यहां पर रिटर्न कर देता है। तो देखिए इसमें 2 सीपीयू, 5 में से 2 सीपीयू ऐड कीजिए तो देखो 7 हो गया, आप 3 में से 1 ऐड कीजिए तो देखिए 4 हो गया, ठीक है, 3 मेमोरी में 1 मेमोरी और ऐड हो गया, अवेलेबल मिल गया, तो 4 हो गया। उसी तरह से यहां पर देखो कि 1 प्रिंटर है, वहां पर 2 था, तो यहां पर आ गया क्या, 3 प्रिंटर जो है अब अवेलेबल हो गया। तो नाउ दिस 743 इज अवर प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व हाउ द नेक्स्ट process will be executed. We are having 743 as available, हमारे पास अब जो अवेलेबल की लिस्ट है, क्योंकि प्रोसेस नंबर P2 और P4 एग्जीक्यूट हो चुके, कंप्लीट हो चुके, टर्मिनेट हो चुके, इसलिए अपनी रिसोर्सेज को उन्होंने रिलीज कर दिया, तो हमारे अवेलेबल काउंट पे आ गए। नाउ रिसोर्सेज का काउंट क्या है, 743 रिस्पेक्टिवली सीपीयू, मेमोरी और प्रिंटर है। और उसी तरह से आप यहां पर देखोगे कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, तो यहां पर प्रोसेस नंबर 5 है, जिसको 5 सीपीयू चाहिए, हमारे पास में 7 है, हम बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। उसको 3 मेमोरी चाहिए, हमारे पास में 4 है, बिल्कुल हम उसको दे सकते हैं। उसको 1 प्रिंटर चाहिए, हमारे पास में 3 है। तो नेक्स्ट प्रोसेस विच विल बी एग्जीक्यूटिंग इज प्रोसेस नंबर P5। तो प्रोसेस नंबर P5 यहां पर अपनी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को ले लेता है अवेलेबल से, 531, है ना। अब जो रिमेनिंग नीड थी वो उसको फुलफिल कर दी जाती है अवेलेबल रिसोर्सेज से, और यहां पर P5 जो है क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। एज यूजुअल P5 भी जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो अपनी जो भी रिसोर्सेज थी उसको रिटर्न कर देगा। तो ये 531 उसको दिए, उसने वापस कर दी, तो अगेन 743 का काउंट बराबर हो गया, और प्रोसेस नंबर P5 के पास जो पहले से अवेलेबल था उसने वो भी रिलीज कर दिया। तो P5 के पास क्या था, 002, तो यहां पर 743 में देखिए 00 है, तो 7 + 0 7, 4 + 0 4, और फिर यहां पर 2 है, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। तो ये आ गया हमारा क्या, 745 नया अवेलेबल आ गया। अब प्रोसेस P2 कंप्लीट हो चुका, प्रोसेस P4 कंप्लीट हो गया, प्रोसेस P5 कंप्लीट हो गया, अब बच गए प्रोसेस P1 और प्रोसेस P3। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके मुझे बताएंगे कि सेफ सीक्वेंस क्या आया, कमेंट करके बताएंगे, और अपना आंसर यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।